जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2026 जो 8 जून को होने वाला है, उसके लिए जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला जो शुरू की थी, उस मॉक टेस्ट में अगला मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। यूपीपी 25 दिन 25 मॉक टेस्ट। तो आज शुरू करते हैं 25 एक और नया मॉक टेस्ट। और ये जो आज का मॉक टेस्ट है, इसमें जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया विमुद्रीकरण, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है सारे। तो अभ्यास करेंगे इन प्रश्नों का। पुलिस प्रणाली भारत में किस तरह से काम करती है, उसके बारे में मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। तो विमुद्रीकरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला प्रश्न में कहा गया, विमुद्रीकरण अर्थात डीमोनेटाइजेशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, विमुद्रीकरण को हम आसान शब्दों में कहें तो क्या बोलेंगे, इसको नोटबंदी। तो नोटबंदी का हमको बताना कि क्या होती है। तो सही जवाब क्या होगा, नोटबंदी का मतलब यह है कि किसी विशिष्ट मुद्रा को कानूनी निविदा अर्थात लीगल टेंडर के रूप में समाप्त करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। विमुद्रीकरण किसी विशिष्ट मुद्रा को कानूनी टेंडर या निविदा के रूप में समाप्त करना विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसको हम नोटबंदी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2016 तक कुल कितनी बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये हमें बताना है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। तो स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार हो चुका है। तो दोस्तों 2016 तक, तो अगर देखो, सबसे पहला हुआ था 1946 में विमुद्रीकरण, उसके बाद में 1978 में, और उसके बाद में 2016 में। तो कितना हो गया, तो स्वतंत्र भारत में तो 2 बार हो चुका है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत में 2 बार, कौन कब कब, तो 1978 में और 2016 में नोटबंदी की जा चुकी है। अगला प्रश्न, है, भारत में सबसे पहली बार विमुद्रीकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष किया गया था। तो भारत में सबसे पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ था ना, वो हुआ था 1946 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1946। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार और कुल मिलाकर दूसरी बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। तो भारत में जो दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ वो हुआ था 1978 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चौथे का ऑप्शन बी 1978। और जब 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार में भारत में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था। और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता थे, जनता पार्टी। ठीक है, ये आप याद रखना, जनता पार्टी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, 1978 में जब भारत में विमुद्रीकरण हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आप याद रखना। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को रात 8 बजे ऐतिहासिक विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। तो दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान किन 2 मूल्य वर्ग के नोटों को बंद किया गया था। दोस्तों, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें कौन कौन से नोट बंद हुए थे। तो 500 और 1000 का नोट जो भारत में चलता था उसको लीगल टेंडर समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 2016 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे 2016 की नोटबंदी के दौरान। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 रुपये के नोट देश में कुल परिचालन मुद्रा का लगभग कितना प्रतिशत थे। तो दोस्तों, हमें बताना है कि 500 और 1000 रुपये के नोटों का प्रतिशत कितना था मार्केट में, सर्कुलेशन में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 86%। ऑप्शन सी 86%। क्लियर, याद रखिएगा। हालांकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे रट लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, विमुद्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। दोस्तों, विमुद्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं होता, तो काले धन पर अंकुश लगाना ये उद्देश्य होता है। जाली नोटों के नेटवर्क को नष्ट करना ये भी उद्देश्य होता है। इसके बाद आतंकवाद और नक्सलवाद की फंडिंग को रोकना ये भी उद्देश्य होता है। लेकिन देश में निर्यात को अचानक बढ़ाना ये विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न,
वर्ष 1978 के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सही जवाब आपका ऑप्शन ए आईजी पटेल। आईजी पटेल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? वर्ष 1978 में किस मूल्य वर्ग के नोटों को विमुद्रीकृत किया गया था? तो 2016 में तो 500 और 1000 रुपये के हुए थे, हमें बताना 1978 में। तो 1978 में जब भारत में नोटबंदी हुई तो 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को विमुद्रीकृत किया गया था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? 2016 में जारी किए गए 2000 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित था? तो 2016 में जो 2000 रुपये का नोट भारत में जारी हुआ था वो था मंगलयान। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, मंगलयान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी श्रृंखला के तहत जारी किए गए 500 रुपये के नोट का मुख्य रंग क्या होता है? तो दोस्तों जो वर्तमान में जो 500 रुपये का नोट है उसका रंग कैसा है? वो है स्टोन ग्रे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, स्टोन ग्रे। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 500 रुपये के नोट के पीछे निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का चित्र छपा है? तो दोस्तों 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? लाल किले का। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, लाल किला। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नीति के तहत 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी? तो मई 2023 में 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था और ये कौन सी पॉलिसी थी? तो ये थी क्लीन नोट पॉलिसी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, क्लीन नोट पॉलिसी। क्लियर। अगला प्रश्न, 2016 की नोटबंदी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जनवरी 2023 में क्या फैसला सुनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा दोस्तों कि सरकार के फैसले को 4-1 के बहुमत से सही ठहराया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नोटबंदी के बाद भारत सरकार द्वारा देश को किस ओर ले जाने के लिए कैशलेस इकोनॉमी शब्द पर जोर दिया गया? दोस्तों कैशलेस इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब था कि डिजिटल इकोनॉमी की हमने बात की थी। डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन पेमेंट को हमने बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के तुरंत बाद काले धन की घोषणा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो नोटबंदी के बाद जो भारत में कौन सी योजना आई थी वो थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि भारत में सबको गरीब बनाया जाए। ठीक है, जैसे अभी सरकार बनाने में लगी हुई है, तो सबको गरीब बनाने का उद्देश्य था इस योजना का। ये नोटबंदी के तुरंत बाद लाई गई थी। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक यूपीआई का नाम क्या था? तो वो था आपका भीम यूपीआई। भीम यूपीआई मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का तात्कालिक नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक देखा गया? तो सही जवाब क्या होगा? असंगठित क्षेत्र पर और नकद आधारित व्यापार पर देखा गया था। असंगठित क्षेत्र वो होता है जो फ्री मजदूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये आप याद रखिएगा। तो नकारात्मक प्रभाव ये था कि इन लोगों की जो भी मतलब काम था वो छिन गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 1934 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को किसी भी मुद्रा श्रृंखला को निविदा न रहने की का अधिकार प्राप्त है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन मतलब कहने का है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी धारा है जिसके आधार पर नोटबंदी की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 26(2). धारा 26(2) के तहत नोटबंदी कर सकती है। और कौन सा एक्ट है? आरबीआई अधिनियम 1934 है। अगला प्रश्न, इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर विमुद्रीकरण शब्द का प्रयोग या नीतिगत रूप से बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन किस देश में हुआ माना जाता है? दोस्तों दुनिया में सबसे पहले विमुद्रीकरण कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सबसे पहले देखा गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 2000 रुपये के नोट का आकार क्या था? तो दोस्तों 2000 रुपये का जो नोट भारत में छपता था उसका आकार था 66 × 166 mm। 66 mm गुणा 166 mm। क्लियर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने के लिए किस पहचान पत्र को अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण माना गया था जिससे खातों को ट्रैक किया जा सके? तो सही जवाब क्या होगा? पैन कार्ड और आधार कार्ड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के कारण कर आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों विमुद्रीकरण के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? करदाताओं की संख्या और प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2016 के आसपास भारत के अलावा बड़े मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण या बदलाव के दौर से गुजरा था? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? कौन सा देश था जिसने 2016 के आसपास भारत से के अलावा बड़े नोटों का विमुद्रीकरण किया था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी वेनेजुएला। ऑप्शन बी वेनेजुएला। ठीक है, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2016 की नोटबंदी में बंद किए गए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का प्रतिशत हिस्सा बैंकिंग प्रणाली में कितना वापस लौट आया? तो आपको बताना है कि कितना ये रिटर्न हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लगभग 99.3%। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संसद की किस समिति ने इस पर विशेष रिपोर्ट तैयार की थी? तो जो नोटबंदी के क्या प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर रहे, उसके लिए कौन सी समिति बनी थी? वो थी वित्त संबंधी स्थायी समिति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई द्वारा की गई मुख्य प्रणाली कौन सी है जो नोटबंदी के बाद अत्यधिक लोकप्रिय हुई है? तो दोस्तों एनपीसीआई के बाद जो लोकप्रिय प्रणाली ट्रांजैक्शन के लिए हुई है वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2016 की जब नोटबंदी हुई, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, नोटबंदी के दौरान अघोषित आय जमा करने वालों पर नज़र रखने के लिए आयकर विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ऑपरेशन क्लीन मनी। ऑपरेशन क्लीन मनी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत में नोटबंदी के बाद नकदी की कमी से निपटने के लिए बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नकद निकासी की सीमा कितनी तय की गई थी एटीएम से? तो प्रतिदिन आप कितने रुपए निकाल सकते थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 2000 रुपये निकाल सकते थे। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के बाद बैंकों में अचानक जमा राशि बढ़ जाने के कारण रिजर्व बैंक ने तरलता या लिक्विडिटी को सोखने के लिए अस्थायी रूप से किस दर में वृद्धि की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये तरलता को सोखने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी श्रृंखला के 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सांची का स्तूप है। ऑप्शन ए, सांची का स्तूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट छापने और सिक्कों की ढलाई के लिए जिम्मेदार है? तो भारत में करेंसी नोट छापता है कौन? सही जवाब होगा आरबीआई और भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक प्रभावों में किसे गिना जाता है? तो विमुद्रीकरण के जो दीर्घकालिक प्रभाव है उसमें हम गिनते हैं अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण और डिजिटलीकरण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 1946 में जब भारत में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? तो 1946 में जब नोटबंदी हुई थी तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, लॉर्ड बेबल थे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? 2016 की नोटबंदी के फैसले की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने किया था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ में से किस एकमात्र जज ने 2016 की नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताई थी और इसे प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण माना था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जस्टिस बीबी नागरत्ना। बीबी नागरत्ना ने इसको सही नहीं माना था। अर्थव्यवस्था में जब प्रचलन में मौजूद मुद्रा का वेग विमुद्रीकरण के कारण अचानक कम हो जाता है तो तात्कालिक रूप से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जैसे ही मुद्रा का वेग कम होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा कि उपभोग व्यय और खुदरा मांग जो है इस पर सबसे खराब प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। वर्ष अच्छा ये है आपका 100 रुपये के नोट के पीछे किस यूनेस्को धरोहर का चित्र अंकित है? तो हमें बताना है कि 100 रुपये के नोट के पीछे वह रानी की बाव, गुजरात में है रानी की बाव। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लीगल टेंडर मुद्रा का क्या अर्थ होता है? दोस्तों लीगल टेंडर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वह मुद्रा जिसे देश का कोई भी नागरिक ऋणों के निपटारे के लिए स्वीकार करने से कानूनी रूप से इनकार नहीं कर सकता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है कि कोई भी नागरिक ऋणों के निपटारे के लिए स्वीकार करने से कानूनी रूप से इनकार नहीं कर सकता। ये होता है लीगल टेंडर। ठीक है, अगला प्रश्न,
विमुद्रीकरण का शेयर बाजार पर शुरुआती प्रभाव कैसा रहा था? तो विमुद्रीकरण का जो शुरुआती प्रभाव रहा वो है रियल एस्टेट और उपभोक्ता वस्तुओं के शेयरों में भारी गिरावट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई के लिए वर्तमान में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जब नोट छपते हैं तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप किस बैंकिंग वित्तीय अनुपात में रिकॉर्ड सुधार देखा गया था? तो जब विमुद्रीकरण हुआ तो किसमें सबसे ज़्यादा हुआ था? होगा कासा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, कासा अनुपात में देखा गया था, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। क्लियर। अगला है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के नोट का मुख्य रंग क्या है? तो 50 रुपये के नोट का जो मुख्य रंग है वो है आपका कैसा है? आपका फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। ठीक है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। 47 का ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए नोटबंदी के तुरंत बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति थी? वो थी आपकी ऑप्शन बी रतन पी बटल समिति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के बाद शुरू किए गए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो था डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और पुरस्कृत करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण का कृषि क्षेत्र पर तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा था? तो कृषि क्षेत्र पर यह था कि नकद की कमी के कारण रबी की फसलों की बुआई और मंडियों में व्यापार प्रभावित हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कुल मिलाकर विमुद्रीकरण जो था वो आम आदमी को और ज़्यादा गरीब करने के लिए लाया गया था। कोई भी, और नेताओं के पैसे तो जो ब्लैक मनी थी वो और बाइट कर ली गई। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके। अगला मॉक टेस्ट कल फिर आएगा, विमुद्रीकरण के और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो इस मॉक टेस्ट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनपीजी का पॉइंट।